नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कि लेड एसिड बैटरी को चार्ज करने की विधियां, कि जो द्वितीयक सेल है जिसको अपने शीशा संचायक सेल कह सकते हैं, शीशा संचायक सेल को किस प्रकार चार्ज कर सकते हैं या फिर चार्ज करने की विधियाँ कौन कौन सी रहेंगी, कि बैटरी को चार्ज करने के लिए कौन कौन सी सावधानियाँ अपनाई जाती हैं, और उसके बाद ये देखेंगे बैटरी चार्ज हो जाती है या बैटरी डिस्चार्ज होती है या बैटरी हाफ चार्ज होती है, तो किस प्रकार आप ये पहचान सकते हैं कि अपनी बैटरी चार्ज हो चुकी है। वो चार्ज की कंडीशन देखेंगे और चार्ज करने की विधियाँ देखेंगे। और दोस्तों, दोनों ही पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपको ये देखना पड़ता है कि चार्ज कंडीशन पहचानने के लिए, चार्ज कंडीशन की जाँच करने के लिए बैटरी लिए किस किस उपकरण की आवश्यकता होगी, किस प्रकार आप पहचानोगे कि बैटरी चार्ज हो चुकी है या बैटरी हाफ चार्ज हुई है, तो कौन कौन से इक्विपमेंट प्रयोग करोगे वो इक्विपमेंट भी आपको बताऊंगा। जैसे हाइड्रोमीटर क्या होता है, जैसे हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर क्या होता है, सब बातें इसमें देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि बैटरी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, बैटरी हाफ चार्ज होती है तो उसका सेल वोल्टेज का मान क्या होता है, सब बातों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि बैटरी को किस प्रकार चार्ज किया जा सकता है। मेरे कहने का मतलब लेड एसिड सेल जो बार बार चार्ज और डिस्चार्ज किया जाता है वो होता है द्वितीयक सेल। और द्वितीयक सेल में आप लोगों ने देखा कि लेड एसिड बैटरी सबसे ये अपने इंपॉर्टेंट है। तो आज क्या देखेंगे कि शीशा संचायक सेल बैटरी को चार्ज करने की विधियां, किसको, बैटरी को चार्ज करने की विधियां। बैटरी का मतलब लेड एसिड सेल की बात है। ये क्या है, लेड एसिड सेल। लेड एसिड सेल का मतलब शीशा संचायक सेल। कौन सा, शीशा संचायक या शीशा अम्ल सेल भी बोल सकते हैं, शीशा अम्ल बोल दो या शीशा संचायक हो सकता है, शीशा अम्ल सेल की बात करते हैं, क्योंकि ये सेल द्वितीयक सेल रहता है और बार बार चार्ज और डिस्चार्ज करने की आवश्यकता होती है। और ये सावधानी अब देखेंगे कि कितने एम्पीयर से इसको चार्ज करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अपना जो टॉपिक चल रहा है वह है सेल एंड बैटरी, और अपने इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी के सिलेबस में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सेल एंड बैटरी का ऐसा टॉपिक है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए बिना रुकता नहीं है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और अपने नोट्स अपडेट करते चले जाइए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन लगभग 100% आने की संभावना बनी रहती है। तो सबसे पहले देखेंगे, ये देखना जरूरी है कि बैटरी को कौन सी सप्लाई से चार्ज किया जाता है। देखना कि AC या DC, तो DC सप्लाई से चार्ज किया जाता है। तो सबसे पहले ये कह सकते हैं बैटरी को चार्ज करने के लिए DC सप्लाई का प्रयोग किया जाता है, AC से चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि AC में दिशा व मान बदलता रहता है। दिशा बदलेगी, बैटरी पॉजिटिव दिशा होगी तो बैटरी एक बार चार्ज होगी, नेगेटिव में डिस्चार्ज होगी, पॉजिटिव में चार्ज होगी, तो चार्ज और डिस्चार्ज कंडीशन आती जाएगी, कंटिन्यू चार्ज नहीं होगी। इसलिए कह सकते हैं बैटरी को चार्ज करने की सप्लाई कौन से लेंगे, सप्लाई लेंगे DC सप्लाई। चार्ज सप्लाई कौन सी होगी, चार्ज सप्लाई DC सप्लाई लेंगे। ये सबसे पहले देखना जरूरी है, ठीक है। अब उसके बाद ये देखना जरूरी है कि बैटरी को चार्ज करने कैसे करेंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा बैटरी माना कि ये है, आपको दिखाता हूँ बैटरी का सिंबल। पहले ये माना कि आपकी बैटरी है ये, और ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है, ये पॉजिटिव सिरा है, नेगेटिव सिरा है। अब आपको DC सप्लाई चाहिए, DC से इसको चार्ज करेंगे। कितने वोल्टेज लेंगे वो आपको वोल्टेज वीडियो में मैं पूरी बातें बताऊंगा, कितनी धारा से चार्ज करेंगे, कितनी वोल्टेज से चार्ज करेंगे। तो DC सप्लाई का माना कि पॉजिटिव सिरा ये है और नेगेटिव है, पॉजिटिव ये है, नेगेटिव है, तो यहाँ से पॉजिटिव से पॉजिटिव को करेंगे और नेगेटिव से नेगेटिव से इसको चार्ज करेंगे। तो कह सकते हैं बैटरी के पॉजिटिव सिरे को, पॉजिटिव टर्मिनल को DC सप्लाई के पॉजिटिव अर्थात धनात्मक टर्मिनल से संयोजित करना चाहिए, और बैटरी के नेगेटिव सिरे को DC सप्लाई है, DC सप्लाई के नेगेटिव सिरे से इसको कनेक्ट करना चाहिए, संयोजित करना चाहिए। ये सबसे पहले हिदायत दी जाती है। यदि आप उसको विपरीत कर देते हो, माना कि दे दिया जाए परीक्षा में विपरीत सप्लाई से संयोजित कर दिया जाए, तो क्या होगा, बैटरी चार्ज होने के बजाय डिस्चार्ज हो जाएगी। समझ गए। अब आपको बताता हूँ बैटरी चार्ज कैसे। ये तो सबसे पहले दो मुख्य बातें थी बैटरी को चार्ज करने के लिए। अब देखेंगे बैटरी चार्ज करने की विधियां। क्या देखेंगे, बैटरी चार्ज करने की विधियां देखते हैं आपको, या सेल लेड एसिड चार्ज करने की विधियां। सबसे पहले विधि आती है स्थिर धारा। कौन सी आएगी, स्थिर धारा विधि, आवेशित विधि या चार्ज विधि, या आवेशन, चार्ज को कहेंगे आवेशन विधि। इसकी बात करेंगे सबसे पहले। स्थिर धारा चार्ज या कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड, क्या रखेंगे, कांस्टेंट
करंट चार्जिंग मेथड। सबसे पहले अपन इसकी बात करेंगे। इसमें होगा क्या, देखो इस विधि में सबसे पहले एक सबसे बड़ी जो बात निकल के आती है वो यह कि बैटरी चार्जिंग की जो धारा रहेगी वो स्थिर धारा रहेगी। और अब देखो इसका डायग्राम में बताऊंगा, डायग्राम में क्या होगा। सबसे पहले मेरी बातें सुनो, इसमें क्या होगा, एक से अधिक बैटरी सीरीज में कनेक्ट करके, एक से अधिक बैटरी सीरीज में संयोजित करके फिर चार्ज की जाती है। क्योंकि आपको पता है कि सीरीज में धारा का मान समान रहता है। यदि एक बैटरी में चार्जिंग धारा 10 एम्पीयर है, 5 एम्पीयर है, तो सभी बैटरी में चार्जिंग धारा का मान समान रहेगा, इसलिए इसमें स्थिर धारा मिल सकती है। तो ये कह सकते हैं कि एक से अधिक बैटरी को श्रेणी क्रम में संयोजित की जाती हैं। कौन सी विधि में? स्थिर धारा विधि में। याद रखना मेरी बातें, आपको लिखवा भी दूंगा। फिर बात आती है श्रेणी बैटरी को। अब श्रेणी में बैटरी को जोड़ दे, उसको किससे संयोजित करेंगे? श्रेणी में संयोजित बैटरियों को या लेड सेल को एक लोड बोर्ड के श्रेणी क्रम में 220 वोल्टेज या 110 वोल्टेज डीसी सप्लाई से संयोजित किया जाता है। ठीक है, ये तीन बातें मैंने आपको बताई और आपको दिखाता हूँ डायग्राम। देखो क्या होगा, माना कि मैंने आपको दिखाया कि ये एक बैटरी है, ये बैटरी का नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ये एक बैटरी ले ली मैंने यहाँ से, ठीक है, एक बैटरी ली, उसके सीरीज में क्या है, दूसरी बैटरी जोड़ देंगे। एक बैटरी पॉजिटिव, ये है नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये आपका पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब दूसरी बैटरी लेते हैं, क्योंकि इसको लेंगे अपन, ये अब मैं आपको सिंबल दूसरा बना के दिखाते हैं, तो आपने इसको कनेक्ट कर दिया, ऐसे कर लेते हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये एक बैटरी होगी, या फिर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरी बैटरी। मैं दो ही बैटरी आपको संयोजित करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये दो बैटरी आप लोगों ने श्रेणी क्रम में संयोजित कर दी। अब इसको लोड बोर्ड के साथ, लोड बोर्ड मतलब जिसमें लैंप भी लगे होंगे, जिसमें आप कम ज़्यादा मान करके बैटरी को स्थिर धारा प्रदान कर सकते हो। जैसे मैं आपको लोड बोर्ड दिखाता हूँ, मतलब कि कुछ लैंप आपको पैरेलल में संयोजित करने पड़ेंगे धारा के मान स्थिर करने के लिए। जैसे आपको दिखाऊँ, एक स्विच ये लिया, मैं लोड बोर्ड लगा देता हूँ, एक स्विच ये लिया, और माने कि तीन ही सेल आपको, तीन ही मतलब कि ये आपको जो वोल्ट मीटर है या आपका जो स्विच है, या तीन लैंप दिखा, चौथा मान लेते हैं, चार कर देता हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ लगाएंगे लैंप, एक लैंप लगाया, दूसरा लैंप, यह लगाएंगे लैंप, और ये लगाएंगे लैंप। अब इन लैंपों को आप पैरेलल में संयोजित कर दो, और इन स्विचों को पैरेलल में संयोजित कर देते हैं। ये होगा आपका लोड बोर्ड, मतलब एक लोड बोर्ड के इसमें लोड प्रदान करेंगे। ये तो थी बात यहाँ पे। अब मैं थोड़ा ऊपर से मिटा देता हूँ, मेथड की बात है, ये कैसे, कौन सी विधि है, स्थिर धारा विधि की बात कर रहा हूँ। अब इसको संयोजित करेंगे, ये आपका पॉजिटिव सिरा, देखो यहाँ से है ना पॉजिटिव सिरा। अब मान लीजिए बैटरी के पॉजिटिव सिरे से ये दे देता हूँ, ये आपका ये हो गया, और यहाँ से ये, और ये स्थिर लोड हो गया। बस यही आपको करना है। अब देखना ये क्या है, डीसी सप्लाई। यहाँ मैं फ्यूज लगा देता हूँ, ये फ्यूज लगा दिया, ये लगा दिया। अब ये क्या है, डीसी सप्लाई है, ठीक है। अब कितना वोल्टेज देंगे, कितनी, ये है स्थिर धारा विधि की बात कर रहा हूँ, स्थिर धारा चार्जिंग मेथड की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ आपको एक एम्पीयर मीटर की धारा कितनी जाएगी। अब आप देखें ना कि ये पॉजिटिव सिरा है, ये नेगेटिव सिरा, ये नेगेटिव। अब ये धारा ऐसे प्रवाहित हो जाएगी इसमें, ठीक है, ये ऐसे प्रवाहित होती रहेगी इसमें से, मतलब ये सर्कुलेशन चलता रहेगा। इसमें क्या हुआ, ये आपकी बैटरी नंबर बी, बैटरी नंबर 1 और ये बैटरी नंबर 2, ये दोनों श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें से क्या होगा, ये बैटरी श्रेणी में, यदि यहाँ 5 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, 5 एम्पीयर, तो इसमें भी 5 ही रहेगी, इसमें भी 5 रहेगी, कि सभी बैटरी में धारा का मान समान रहेगा। तो ये कह सकते हैं कि एक से अधिक बैटरी को श्रेणी क्रम में संयोजित कर यहाँ चार्ज किया जाता है। एक तो बात ये आती है। दूसरी बात क्या आती है कि श्रेणी क्रम में, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, धारा का मान, चार्जिंग धारा क्या रहेगी, चार्जिंग धारा क्या रहेगी, चार्जिंग धारा स्थिर रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। एक तो सबसे बड़ी मुख्य बात ये आती है, और दूसरी मुख्य बात आती है, एक से अधिक बैटरी सीरीज में संयोजित किए जाते हैं, सीरीज में संयोजित किए जाते हैं। दूसरी मुख्य बात इसकी ये है, यदि आपके सामने क्वेश्चन भी आए कि किस प्रकार की बैटरी चार्जिंग विधि में बैटरी को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, तो कौन सी आएगी, स्थिर धारा विधि आएगी। दूसरी बात ये आती है, श्रेणी में संयोजित बैटरी, कौन सी में, श्रेणी, सीरीज में संयोजित बैटरी की बात करता हूं। बैटरी को लोड बोर्ड के श्रेणी में संयोजित करते हैं, कनेक्ट करते हैं।
ये श्रेणी में देखो, इसके श्रेणी क्रम में ये आ गया। अब आप स्विच को ऑन करो, ये स्विच ऑन किया, ये स्विच ऑन किया और ये स्विच ऑन किया। ये क्या है आपका, ये आपका लोड बोर्ड है, ये आपका फ्यूज और ये आपका फ्यूज है और ये बैटरी है, दो श्रेणी क्रम में, समझ गए। अब जो ही आप स्विच ऑन करते हो, एक स्विच को ऑन किया बैटरी चार्ज, दूसरी स्विच को ऑन किया धारा का मान अधिक होगा, ठीक है, धारा चली जाएगी, तीसरी को ऑन किया धारा अधिक चली जाएगी। तो इस प्रकार, क्योंकि ये लैंप क्या करते हैं, ये धारा को कंट्रोल करते हैं, समझ गए। तो इससे क्या हुआ देखो, अब आप ये देखा जाता है कि इस स्थिर धारा विधि में बैटरी को कितनी धारा प्रदान की जाती है, ये धारा को कंट्रोल करवाते हैं। इसमें बैटरी को कितनी धारा प्रदान की जाती है उसकी यदि बात देखी जाए तो एम्पीयर आवर। अब देखो यहाँ आप लोगों ने श्रेणी क्रम में संयोजित किया तो यहाँ क्या बढ़ा, आप लोगों ने श्रेणी क्रम में संयोजित पढ़ा होगा, यहाँ वोल्टेज का मान अधिक हुआ है। माना कि इसमें एक ये 12 वोल्ट की बैटरी है तो 12 की ये, यहाँ कुल वोल्टेज का मान क्या है, 24 वोल्ट हुआ, 24 वोल्ट यहाँ पे हुआ। लेकिन एम्पीयर क्षमता, जैसे एक माना कि इस बैटरी की एम्पीयर क्षमता 10 एम्पीयर है, 10 AH है, कितनी, माना कि 10 AH है या 50 AH मान लेते हैं, इसकी क्षमता कितनी है, 50 AH है। तो यहाँ पूरे सिस्टम की, इन दोनों की सिस्टम की 50 AH ही रहेगी, समझना बात को। अब आप लोग देखना, यदि 50 AH है तो इसको कितनी धारा, इसका कहने का मतलब है कि 1 घंटे में ये बैटरी सिस्टम आपको 50 एम्पीयर धारा प्रदान करेगा, 1 घंटे में 50 एम्पीयर। इसकी क्षमता कितनी है, 50 AH है इस बैटरी की। तो इसको कितनी धारा दें, तो AH का 10वां भाग, कितना देंगे, 10वां भाग इसको धारा प्रदान करेंगे। तो इस स्थिर धारा विधि में ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग धारा का मान, स्टार्टिंग चार्जिंग धारा, कौन सी, स्टार्टिंग चार्जिंग धारा बैटरी की क्षमता का 10वें भाग के बराबर रखी जाती है। कितनी, स्टार्टिंग धारा का मान, यहाँ मैं आपको दूँ, स्टार्टिंग चार्जिंग करंट, कौन सा, स्टार्टिंग चार्जिंग करंट की यदि बात की जाए तो कितना रखेंगे, स्टार्टिंग चार्जिंग करंट का मान, बैटरी की क्षमता का, बैटरी की क्षमता किसने, बैटरी की क्षमता किस में होती है, AH मान लेता हूं, बैटरी की क्षमता किसमें, AH का 10वां भाग रखा जाता है। ये सबसे बड़ी बात आती है, कितना रखा जाता है, 10वां भाग। तो स्टार्टिंग करंट का मान कितना होगा, स्टार्टिंग करंट, स्टार्टिंग कौन सा, स्टार्टिंग चार्जिंग करंट की बात करता हूं, किसी की चार्जिंग करंट बराबर कितना होगा, AH का 10वां भाग, ये होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के यहाँ पे आती है एक विधि में, ठीक है। तो बैटरी के माना कि इसमें 10वां भाग कितना है, 50 AH की बैटरी है तो इसको कितनी दर से चार्ज करेंगे, 5 एम्पीयर की दर से इसको चार्ज की जाती है, 10वें भाग के बराबर चार्ज करेंगे, 5 AH के बराबर। 50 AH की बैटरी का 10वां भाग देखें तो 5 एम्पीयर आता है। तो ये तो थी आपकी बैटरी चार्ज करने की पहली विधि, कौन सी, स्थिर धारा आवेशित विधि या आवेशन विधि की बात कर लेता हूँ। अब देखो ये तो थी स्टार्टिंग धारा। अब यदि आपसे पूछा जाए कि बैटरी जब चार्ज हो जाती है, बैटरी धीरे धीरे चार्ज होगी, चार्ज होने के बाद क्या धारा का मान AH का 10वां भाग ही रहेगा, नहीं। बैटरी आधी चार्ज होने के बाद, बैटरी हाफ चार्जिंग होने के बाद उस लोड बोर्ड के द्वारा, ये लोड बोर्ड क्यों लगाया, लोड बोर्ड के द्वारा चार्जिंग करंट के मान कम कर दिया जाता है हाफ चार्ज के बाद। कितनी, हाफ चार्ज के बाद क्या होगा, स्टार्टिंग धारा का चार्जिंग करंट, कौन है, चार्जिंग करंट, चार्जिंग करंट का मान किससे, लोड बोर्ड के द्वारा, लोड बोर्ड के द्वारा कम कर दिया जाता है, एक ये बात आती है। उसके बाद में इस देखो, अब देखो ये होगी। अब आप लोगों ने यहाँ लोड बोर्ड लगाया, अब इसमें नुकसान क्या है, आप लोगों ने यहाँ श्रेणी क्रम में लोड बोर्ड लगाया तो क्या लोड इस पावर की खपत नहीं करेगा, क्या विद्युत शक्ति की खपत नहीं करेगा, कह सकते क्यों, क्योंकि अब देखो ये होगा कि इस विधि में विद्युत शक्ति की खपत अधिक होती है। क्यों, बैटरी का EMF सप्लाई वोल्टेज से कम रहता है, बैटरी का EMF क्यों, सप्लाई वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, कम क्यों होगा, देखो खपत क्यों होगी, लोड विद्युत शक्ति की खपत किस में होगी, विद्युत शक्ति खपत अधिक होगी। पूछा जाए क्यों होगी, क्योंकि बैटरी वोल्टेज, बैटरी EMF कम होगा
बैटरी ईएमएफ कम होगा किससे, बैटरी ईएमएफ ग्रेटर देन लेस देन, किससे कम होगा, सप्लाई वोल्टेज से, सप्लाई वोल्टेज से कम होगा, इसलिए यहाँ पे विद्युत शक्ति की खपत अधिक होगी। ये सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो थी बात यहाँ पे। अब देखो इसमें आता है कि एक से अधिक बैटरियों को, इससे फायदा क्या है, इस विधि का यदि लोड बोर्ड लगाने से विद्युत शक्ति की खपत होती है, फायदा क्या है, फायदा यह है, या इसका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं एक से अधिक बैटरियों को जब एक साथ चार्ज करना हो, एक से अधिक बैटरियों को एक साथ चार्ज करना हो, एक ही धारा चार्ज करना हो, तो स्थिर धारा विधि का प्रयोग किया जाता है। तो अब बात करते हैं दूसरी विधि की, किसकी, चार्जिंग की दूसरी विधि की बात करता हूँ। ये आपकी एक विधि होगी, बैटरी चार्ज करने की दूसरी विधि कौन सी होगी, स्थिर वोल्टेज विधि होगी। बैटरी चार्ज करने की दूसरी विधि कौन सी होगी, स्थिर वोल्टता आवेशन विधि। कौन सी होगी, स्थिर वोल्टता आवेशित विधि। इसकी बात करता हूं, कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड। कौन की, कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड, इसकी बात करता है। देखो दूसरी विधि में क्या होगा कि बैटरी को शुरू से लेकर, बैटरी का मान, बैटरी जब वोल्टेज करते हैं तो शुरू से लेकर लास्ट अंत तक बैटरी का पूर्ण चार्ज होने तक वोल्टेज का मान स्थिर रखा जाता है। जब बैटरी को शुरू में चार्ज करते हैं तब भी उतना ही वोल्टेज दिया जाएगा, और बैटरी लास्ट अंत तक चार्ज फुल चार्ज होगी तब भी उतना ही वोल्टेज दिया जाएगा। तो कह सकते हैं चार्जिंग वोल्टेज का मान, सबसे पहले इसमें बात की जाती है क्या होता है कि चार्जिंग वोल्टेज, चार्जिंग वोल्टेज क्या होगा ये देखना जरूरी है। चार्जिंग वोल्टेज का मान बैटरी पूर्ण चार्ज होने तक, क्या लिखेंगे, बैटरी पूर्ण चार्ज होने तक स्थिर रखा जाता है। चार्जिंग वोल्टेज का मान बैटरी या लेड एसिड सेल की बात की जाए, बैटरी पूर्ण चार्ज होने तक, फुल चार्ज की बात करता हूं, पूर्ण चार्ज होने तक स्थिर रखा जाता है। उसमें धारा का मान स्थिर था और यहां वोल्टेज का मान स्थिर रखा जाता है। लेकिन अब ये देखा कि जैसे कि माना कि बैटरी 24 वोल्टेज की या 12 वोल्ट की बैटरी है, तो कितना वोल्टेज देंगे, उसमें तो आपको धारा की कितनी धारा देनी चाहिए, लेकिन यहाँ देखा जाएगा कि कितना वोल्टेज देना चाहिए। जैसे 12 वोल्ट की बैटरी, क्या 12 वोल्टेज दें उसको, नहीं, तो कितना वोल्टेज दें, क्या 10 वोल्टेज दें, नहीं, तो कितना वोल्टेज देना चाहिए उसको। तो ये कहा कि चार्जिंग वोल्टेज का मान बैटरी का जितना वोल्ट रहेगा, जैसे बैटरी 12 वोल्ट की है उसका 10% अधिक रखा जाता है। चार्जिंग वोल्टेज का मान क्या रखेंगे। दूसरी बात आती है चार्जिंग, आपको डायग्राम में दिखाऊंगा आपको। चार्जिंग वोल्टेज का मान कितना रखेगा, बैटरी वोल्टेज का, बैटरी वोल्टेज का 10% अधिक रखा जाता है, जिससे बैटरी आसानी से चार्ज हो जाए। ठीक है, एक इसमें ये आपको ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे उस विधि में क्या था कि बैटरी को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता था, लेकिन यहाँ इस विधि में एक से अधिक बैटरी को पैरेलल में संयोजित किया जाता है। बैटरी को, एक से अधिक बैटरियों को क्या कहेंगे, एक से अधिक बैटरी, एक से अधिक बैटरी। इसकी विशेषता है इस विधि की, बैटरी को पैरेलल में, पैरेलल में समानांतर क्रम में, पैरेलल को समानांतर क्रम में संयोजित की जाती हैं, एक हिदायत ये दी जाती है, संयोजित की जाती हैं। एक सबसे बड़ी बात ये आती है। अब देखो इससे अगली बात आती है, जब आप लोगों ने जैसे माना कि 12 वोल्ट की बैटरी है, 10% कितना निकालेंगे, 1-2 वोल्टेज तो 13.5, 15 वोल्टेज के करीब मान लेते हैं। 15 वोल्टेज की बैटरी को दिया तो बैटरी जब चार्ज होती है तो शुरू में धारा खूब खींचती है, क्योंकि धारा चार्जिंग धारा बहुत ज़्यादा चली जाती है। ठीक है ना, तो इतनी ज़्यादा नहीं है कि बैटरी में इसकी 10% से अधिक चले जाए, ऐसा भी नहीं है कि बैटरी के यदि AH का 10वां भाग हो तो उससे भी ज़्यादा नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि स्थिर वोल्टेज विधि से जब बैटरी चार्ज करते हैं तो क्या होगा, बैटरी में स्टार्टिंग जो चार्जिंग धारा है उसका मान प्रारंभ में बहुत अधिक होता है, लेकिन जो जो बैटरी चार्ज होती जाती है उस धारा का मान कम होता जाता है अपना भी, अर्थात धारा का मान घट जाता है। अब आपको दिखाता हूँ इस डायग्राम के बारे में, आपको लिखवा दूंगा ये बातें कि बैटरी में चार्जिंग धारा का मान अधिक हो जाएगा। ये चीज़ तो यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अब आप डायग्राम से मैं समझाता हूँ कि डायग्राम कैसे होगा। देखो
मैंने आपको बताया कि एक से अधिक बैटरी किसी में होगी, इसमें पैरेलल में संयोजित होंगे। जैसे कि ये बैटरी आपकी, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है। और ये पॉजिटिव एक बैटरी बना देता हूँ, दूसरी बैटरी के समानांतर में ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, एक बैटरी ये बना दी। दोनों को मैंने समानांतर क्रम में संयोजित कर दिया। आपको बताया था समानांतर क्रम में कैसे संयोजित करते हैं कि बैटरियों के समान सिरे एक स्थान पर संयोजित कर दिए जाते हैं, तो वह समानांतर क्रम संयोजन कहलाता है। जैसे कि माना कि ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, एक स्थान पर ये नेगेटिव, अब एक ये हो गया, एक ये हो गया, समझ गए। अब देखेंगे आपको कि इसमें ये जो वोल्टेज देते हैं किस प्रकार वोल्टेज को कंट्रोल करके वोल्टेज देते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ इसका पॉजिटिव सिरा ये है, डीसी सप्लाई ये है और डीसी का पॉजिटिव सिरा ये है, तो यहाँ कर देंगे उसको पॉजिटिव से संयोजित। अब यहाँ एक ये लगा दिया और ये बीच में लगा दिया फ्यूज़, आपका ये फ्यूज़ लगा दिया और एक यहाँ देंगे, इसको क्या देंगे, रियोस्टेट के द्वारा, ये रियोस्टेट लगा दिया, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया। ये क्या करेगा, वोल्टेज ड्रॉप करके वोल्टेज को कंट्रोल करेगा और स्थिर वोल्टेज प्रदान करेगा। ये लगाया RH रियोस्टेट, धारा प्रवाहित ये हुई यहाँ से, और ये लगाया आप लोगों ने फ्यूज, ठीक है। अब धारा नापेंगे, कितनी धारा जाएगी, तो यहाँ एम्पीयर मीटर लगा देंगे। ये हो गया आपका वोल्टेज कि आप इसको कितना वोल्टेज दे रहे हो, वोल्टेज कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। वोल्टेज कंट्रोल किया और आपने वोल्टेज को वोल्टेज दिया। अब वोल्टेज इससे पहले तो देख से मानेंगे 220 वोल्टेज डीसी दिया या फिर 110 वोल्टेज डीसी दिया इसको, लेकिन यहाँ कितना देंगे, यहाँ वोल्टेज कितना देंगे, बैटरी जैसे माना कि ये है 10 वोल्ट, ये 12 वोल्ट की बैटरी है और ये भी 12 वोल्ट की बैटरी है, तो कितना वोल्टेज देना चाहिए, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज समान मिलता है, तो कितना वोल्टेज देना चाहिए, इस 12 का 10% अधिक, इस 12 का 10%, 1.2 वोल्टेज आता है, तो 13.2 लगभग 15 वोल्ट के करीब इसको प्रदान करते हैं। ये तो थी बात यहाँ पे। अब देखो बात, यहाँ इसमें कितना वोल्टेज आएगा, यहाँ वोल्टेज, यहाँ से आप वोल्ट मीटर का चेक कर सकते हो, डीसी का वोल्ट मीटर लगाया कितना वोल्ट, यहाँ से पीछे, इससे पीछे तो ये वोल्टेज मिलेगा, इससे पीछे तो आपको सप्लाई वोल्टेज दिया, बैटरी चार्जिंग वोल्टेज दी, यहाँ चार्जिंग वोल्टेज ये मिलेगा और यहाँ सप्लाई वोल्टेज का मान मिलेगा। ये तो था आपका चार्जिंग मेथड में। अब देखो शुरू में इस आप लोगों ने बैटरी चार्ज की, माना कि शुरू में बैटरी चार्ज की, और तो बैटरी धारा का मान कितना होगा, चार्जिंग धारा, चार्जिंग धारा स्टार्टिंग में क्या होगी, स्टार्टिंग में यानी शुरुआत में अधिक होती है, शुरुआत में धारा का मान अधिक होता है, लेकिन बैटरी चार्ज होती है, बैटरी चार्ज होती है तो धारा कम हो जाती है, धारा, लेकिन वोल्टेज इसको, मैंने आपको बताया कि वोल्टेज का मान, चार्जिंग वोल्टेज का मान बैटरी पूर्ण चार्ज होने तक स्थिर रखा जाता है। ये क्या करता है, वोल्टेज कांस्टेंट वोल्टेज दिया जाता है। ये आपका था स्थिर वोल्टता आवेशन विधि, मतलब कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड। और ये मैंने आपको बताया था कि ये जो चार्जिंग मेथड है, इसमें एक से अधिक बैटरी को समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। तो मुख्य बातें क्या होगी, बैटरी को चार्जिंग वोल्टेज कितना दिया जाएगा, बैटरी को समानांतर क्रम में किस विधि में संयोजित किया जाएगा, श्रेणी क्रम में था कि बैटरी को श्रेणी क्रम में किस विधि में संयोजित किया जाता है, और चार्जिंग धारा का मान कितना प्रदान किया जाता है। ये आता है तीसरी विधि आती है। देखो तीसरी विधि दिखाता हूँ, ट्रिकल चार्जिंग विधि। कौन सी आएगी, तीसरी विधि का नाम आएगा ट्रिकल चार्जिंग विधि। ट्रिकल चार्जिंग मेथड, तीसरी विधि आती है अपने ट्रिकल चार्जिंग विधि। अब आप लोगों को जो मैंने बताया होगा, बैटरी का जब मैंने आपको दोष पढ़ाए थे, इरर पढ़ाए थे आप लोगों को, तब मैंने आपको बताया था यदि बैटरी कुछ समय तक, लंबे समय तक पड़ी रहती है, कुछ समय तक, लंबे समय तक पड़ी रहती है, तो बैटरी में क्या होता है, बैटरी की जो प्लेटें हैं उन पर कुछ कोरोजन जम जाता है या धूल मिट्टी जम जाती है, तो वो क्या करते हैं, बैटरी चार्ज नहीं हो पाती हैं, बैटरी चार्ज नहीं हो पाती हैं। तो यदि माना कि बैटरी को बार बार चार्ज और डिस्चार्ज नहीं कर बैटरी पड़ी रहेगी, या 12-6 महीने के लिए बैटरी पड़ी है और आके देखा कि बैटरी चार्ज करना है, बैटरी चार्ज नहीं हो पा रही है, तो क्या करेंगे, उस बैटरी में उस दोष को क्या कहेंगे, बैटरी यदि लंबे समय तक पड़ी रहती है उस दोष को कहते हैं सल्फेशन दोष। याद रखना बात, सल्फेशन दोष कैसे होता है, बैटरी के लंबे समय तक चार्ज और डिस्चार्ज नहीं करने से सल्फेशन दोष होता है। और जिस बैटरी में सल्फेशन दोष हो जाता है उस बैटरी को कैसे चार्ज करेंगे, उसको कहते हैं बैटरी को ट्रिकल चार्जिंग से चार्ज किया जाता है। डेड बैटरी, वो बैटरी बिल्कुल बंद हो जाती है, तो कह सकते हैं सल्फेशन दोष युक्त बैटरी को। कौन सी को, अब देखो इस विधि का प्रयोग कहाँ करेंगे, इस विधि का प्रयोग सल्फेशन
सल्फेशन, ऐसे मान लो सल्फेशन, ये आप लोगों को देख लेना सल्फेशन दोष कैसे होता है। मेरे ईयर जो मैंने पढ़ा है उसको देख लेंगे सल्फेशन दोष कैसे होता है। सल्फेशन दोष युक्त बैटरी होगी, सल्फेशन जिस बैटरी में सल्फेशन दोष युक्त होगा, सल्फेशन दोष युक्त बैटरी को रिचार्ज करने के लिए, रिचार्ज में पुनर्जीवित करने के लिए, ऐसे मान लो कि पुनर्जीवित करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? ट्रिकल चार्जिंग मेथड का करते हैं। तो सबसे पहले कि सल्फेशन युक्त दोष बैटरी, जिस बैटरी में सल्फेशन दोष हो चुका है उसको कैसे चार्ज करोगे? ट्रिकल चार्जिंग के द्वारा करेंगे। तो ट्रिकल चार्जिंग है क्या? बैटरी को बहुत कम मान की विद्युत धारा, कम दर की विद्युत धारा से चार्ज करेंगे। कितनी? जैसे आवर्तन धारा, जैसे मानो कि कोई बैटरी की मैंने आपको बताया कि एच का 10वां भाग होता है, लेकिन ट्रिकल चार्जिंग में 2 से 3% ही रखा जाता है ट्रिकल चार्जिंग। तो इसमें चार्जिंग करंट का मान क्या होगा? इस विधि में चार्जिंग करंट, आवर्तन धारा का मान, चार्जिंग करंट का मान कितना होगा ये देखा जाता है। चार्जिंग करंट का मान होगा चार्ज सामान्य धारा का, सामान्य चार्ज धारा, सामान्य चार्ज धारा का 2% से 3% रखा जाता है, बस ये रखा है। सामान्य चार्ज धारा रहेगी उसका 2% से 3% रखा जाता है, वैसे इस दर से इसको चार्ज किया जाता है, उसको कहते हैं ट्रिकल चार्जिंग। इसका मतलब ट्रिकल चार्जिंग वही आपका चार्जर होगा, वही आपका सिस्टम होगा, सब कुछ वही होगा। चार्जिंग मेथड मैंने आपको पढ़ाई थी कि जैसे मैंने आपको स्थिर धारा विधि पढ़ाई थी, उसमें यदि उस धारा का मान कम कर देंगे तो वह ट्रिकल चार्जिंग हो जाएगी। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि ट्रिकल चार्जिंग करेंगे तो एक बैटरी में हिदायत दी जाती है, बैटरी में हिदायत दी जाती है कि जैसे कि बैटरी को कितने दर से चार्ज करना चाहिए। एक क्वेश्चन आता है बैटरी को कितने दर से चार्ज करना है। चार्ज की बात की जाए 6 एम्पीयर से अधिक चार्ज, 6 एम्पीयर से अधिक दर पर चार्ज नहीं करना चाहिए। अब कहोगे सर आपने ये बताई कि 50 AH की बैटरी है तो उसको कितनी धारा दें, मतलब कि 10वां भाग देते हैं 50 AH की बैटरी को, लेकिन वो भी एक हिदायत दी जाती है। आपको बताऊं वो भी एक हिदायत दी जाती है, जैसे कि 50 AH की बैटरी है और 10 गुणा कम 10% धारा कम कर देंगे तो क्या होगा, 10वां भाग तो इसमें 5 एम्पीयर धारा जाएगी। 50 AH को 5 एम्पीयर धारा 5 जाएगी, लेकिन 6 एम्पीयर की दर से अधिक दर से उसको किसी भी बैटरी को चार्ज नहीं करना चाहिए, नहीं तो बकलिंग दोष हो सकता है। ठीक है, बकलिंग दोष की प्लेटें मुड़ जाएंगी। और डिस्चार्ज कितनी एम्पीयर से करेंगे? डिस्चार्ज की यदि बात की जाए, डिस्चार्ज ये हिदायत दी जाती है 25 एम्पीयर से अधिक दर से बैटरी को डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। तो क्या हो सकता है इस प्रकार के करेंगे तो बकलिंग दोष उत्पन्न हो सकता है, जिससे बैटरी की प्लेटें मुड़ जाएंगी और बैटरी शॉर्ट सर्किट होने की संभावना रहेगी। ये तो थी आपकी बैटरी की। एक होता है बूस्ट चार्ज बोलते हैं, जो बूस्ट चार्ज बोलता है। बूस्ट का मतलब होता है निकिल कैडमियम जो सेल होता है ना, उसको बूस्ट चार्ज किया जाता है कि बैटरी को जल्दी चार्ज करना हो या बैटरी की जो चार्जिंग कंडीशन है वो डाउन हो चुकी है और लंबे समय पर, तो मतलब कि उसको बूस्ट चार्ज कर सकते हैं। निकिल कैडमियम सेल के लिए बूस्ट क्योंकि निकिल कैडमियम सेल क्या होता है, वो भी एक प्रकार का सेकेंडरी सेल होता है, उसको बूस्ट चार्ज विधि का प्रयोग करते हैं, बूस्ट चार्जिंग बोलते हैं जिसको। अब देखो बैटरी को चार्ज की अवस्था कैसे पहचान करोगे, बैटरी की चार्जिंग अवस्था की पहचान कैसे करोगे? तो कह सकते हैं बैटरी को आवश्यक अवस्था की जांच करना। अब बता तो आपने चार्जिंग की तो ये कैसे पहचान करोगे बैटरी चार्ज हो चुकी है या बैटरी हाफ चार्ज हुई है या बैटरी डिस्चार्ज ही पड़ी है, अब तक चार्ज नहीं हुई है, उसकी भी जांच करनी है। ये भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिए, अपने नोट्स अपडेट करिए। जो साथी पहले बार वीडियो को देख रहे हैं वो इसी प्रकार इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का कंप्लीट सिलेबस का अध्ययन करने के लिए डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब दिखाता हूँ, अब क्या देखेंगे, ये तो थी आपकी बैटरी चार्ज करने की विधियाँ। अब दिखाता हूँ बैटरी को चार्ज की पहचान करना, चार्ज अवस्था की जांच करना, बैटरी को चार्ज अवस्था की जांच करना, बैटरी की आवेशित अवस्था मान लेते हैं हिंदी में, आवेशित अवस्था की जांच, टेस्ट मान लेते हैं, चेक मान कि बैटरी को कैसे चेक करोगे कि बैटरी चार्ज हो चुकी है। तो सबसे पहला आपको बताता हूं, बैटरी की चार्ज अवस्था की जांच करने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एक तो क्या है कि हाइड्रोमीटर,
हाइड्रोमीटर क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। पहले एक आपको क्वेश्चन मिलेगा हाइग्रोमीटर, एक हाइड्रोमीटर। विचार करना आप लोग, दो आपको सेम टू सेम मिलते जुलते शब्द, एक हाइग्रो और एक हाइड्रो, दोनों शब्द मिलते जुलते हैं। आप हाइग्रो मत कर देना, क्योंकि हाइग्रो क्या है, वायुमंडल की आर्द्रता, नमी नापने के लिए, वायुमंडल में जो आर्द्रता होती है उसको नापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। वो कैसा होता है कि अपनी जो घड़ी होती है ना, जैसे दीवार घड़ी होती है, उसके आकार की घड़ी की तरह होता है, उसमें कुछ डायल होता है, उसमें देखे कि अपने वायुमंडल में कितनी नमी है। तो वायुमंडल की नमी नापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, लेकिन हाइड्रोमीटर का प्रयोग बैटरी की चार्ज अवस्था की जांच करने के लिए प्रयोग करते हैं। अब होता क्या, देखो ये क्या करता है हाइड्रोमीटर। सबसे पहले इस हाइड्रोमीटर की विशेषता देख लेते हैं। ये अपेक्षित घनत्व नापता है। क्या नापेगा, अपेक्षित घनत्व है। ये रिलेटिव डेंसिटी नापने वाला यंत्र होता है। ये क्या करता है, अपेक्षित घनत्व नापता है। एक क्या आता है, किसके सिद्धांत पर काम करता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, दो बातें आ गई। एक तो बैटरी के जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका अपेक्षित घनत्व, द्रव्य का, किसका अपेक्षित घनत्व, द्रव्य का अपेक्षित घनत्व नापता है। द्रव्य कोई भी होगा, जल होगा, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो गया या कोई तरल पदार्थ होगा, उसका अपेक्षित घनत्व नापेगा। ठीक है, और एक काम क्या है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। दो बातें आ गई। अब देखो इसमें होता क्या, आपको डायग्राम दिखाता हूँ। इसमें होता क्या है, एक फ्लोट होता है, एक बोल सा होता है ऊपर, आपको डायग्राम दिखा देता हूँ बना के मैं यहाँ पे, फिर पूरी कंडीशन बताता हूँ। देखो यहाँ एक ये इस प्रकार का नमूना मिलेगा आप लोगों को। ये रबड़ की एक आगे कीप होगी, ये ऐसा होगा। यहाँ पे क्या होगा, एक फ्लोट होगा। यहाँ पे फ्लोट पे क्या होगा, पैमाना होगा। यहाँ पे फ्लोट होगा, यहाँ तक क्या होगा, द्रव्य होगा। यहाँ तक ये द्रव्य होगा, यहाँ तक द्रव्य होगा, और यहाँ पे फ्लोट थोड़ा आपको बाहर दिखेगा ऐसे। ये यहाँ पे फ्लोट होगा, ये द्रव्य होगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक रबड़ का गुब्बारा सा आपको मिलेगा। आपको दिखाऊंगा क्या होता है, ये ऐसे मिलेगा आपको गुब्बारा। इस प्रकार का ये हाइड्रोमीटर होता है। ठीक है, अब ये किसका होता है, ये पॉलीग्लास का होता है। ये तो होता है पॉलीग्लास का, किसका, पॉलीग्लास का बना होता है। ये रबड़ का होता है, याद रखना। ये किसका होगा, ये एसिड, रबड़ भी कैसा होगा, एसिड प्रूफ होगा। मतलब कि तेजाब का उसका कोई प्रभाव नहीं, एसिड प्रूफ रबड़ होगा। एसिड प्रूफ रबड़ का बना होता है। ये पॉलीग्लास की एक ट्यूब होती है। पॉलीग्लास की क्या है, ये ट्यूब बाहर कैसा ट्यूब है पॉलीग्लास की, ये ट्यूब होती है पॉलीग्लास की। ये फ्लोट होता है अंदर से। ठीक है, वो फ्लोट पे क्या है, डायल होता है ऐसे, ये लिखा था जैसे इस प्रकार डायल होता है इसके ऊपर, इस प्रकार। यहाँ 1280, 1260, 1250, 1210, 1235, 1220 डायल होता है इसके ऊपर। ये क्या करता है, देखो यहाँ से इसको आप दबाएंगे, ये इलेक्ट्रोलाइट में होगा, दबा के इसको छोड़ेंगे तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट आएगा, ऊपर बाहर आएगा इलेक्ट्रोलाइट, बाहर आएगा तो ये फ्लोट ऊपर नीचे जाएगा। अब ऊपर नीचे, ऊपर कितना होगा और नीचे मतलब कि ये अंदर कितना होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि द्रव्य जो होगा वो पतला होगा या द्रव्य गाढ़ा होगा, या उसका घनत्व कितना हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है, द्रव्य पतला या गाढ़ा। अब द्रव्य पतला कब होगा, बैटरी चार्ज होते तो द्रव्य गाढ़ा हो जाता है, और बैटरी यदि डिस्चार्ज होते तो द्रव्य पतला हो जाता है। तो मतलब ये फ्लोट का जो आकार है, यहाँ क्या है, पूरे द्रव्य भरा होता है, यहाँ पे वो इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, और इसके ऊपर पैमाना होता है। इस प्रकार का हाइड्रोमीटर होता है, समझ गए। अब हाइड्रोमीटर यह तो है, ये इसका फ्लोट कब ऊपर नीचे जाएगा, द्रव्य पतला होता है। देखो द्रव्य पतला होगा या द्रव्य गाढ़ा होगा, दो कंडीशन आपको मिलेंगी। तो इस फ्लोट की कंडीशन क्या रहेगी, ये देखा जाता है कि द्रव्य पतला होता है तो फ्लोट का अधिक भाग डूबा रहता है। द्रव्य पतला होगा ना तो फ्लोट का अधिक भाग, ऐसे मानो कि फ्लोट, ये जो फ्लोट है ये अब क्या है, ये फ्लोट है। फ्लोट क्या होगा,
फ्लोट का अधिक भाग डूबा होता है। और ये फ्लोट का, ये द्रव्य गाढ़ा होगा तो फ्लोट का कम भाग डूबा होता है। फ्लोट का कम भाग डूबा होता है। यदि फ्लोट पतला होगा तो फ्लोट का कम भाग, ये भाग ऊपर चला जाएगा। जितना गाढ़ा होगा ना तो फ्लोट ऊपर जाएगा, और फ्लोट पतला होते भाग, ये फ्लोट नीचे की तरफ जाता जाएगा। नीचे की तरफ जाएगा तो उसमें जो इसके ऊपर लिखा होता है कि अपेक्षित घनत्व का मान कितना है, वो उसके ऊपर आप उसको डायल देख सकते हो। अब ये बताऊंगा कि अपेक्षित घनत्व का मान होता कितना है, बैटरी की चार्ज कंडीशन में कितना रहेगा, और बैटरी की डिस्चार्ज कंडीशन में और बैटरी के हाफ चार्ज कंडीशन में इसका मान क्या रहेगा। अब आपको ये देखना है कि ये क्या नापता है, घनत्व। अब घनत्व के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। घनत्व क्या, देखो अपेक्षित घनत्व यह है कि जो भी आप लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया उसका पानी के घनत्व से उसकी तुलना करवाते हैं, बस और कुछ नहीं। पानी के घनत्व से उसका अनुपात देखते हैं कि पानी के घनत्व से इसका घनत्व कितना ज़्यादा है और कितना कम है। आपको बताता हूँ, देखो घनत्व की बात करता हूँ। ये हाइड्रोमीटर आपके सामने पड़ा है। अब आपको दिखाता हूँ ये कंडीशन होने के बाद घनत्व क्या है। डेंसिटी की बात करता हूँ। यदि यहाँ डेंसिटी की बात की जाए, यदि यहाँ मैं डेंसिटी की बात करूँ तो क्या होगा, किसी वस्तु का यदि किसी वस्तु का प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान, किसी वस्तु का प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान, कि प्रति इकाई आयतन, एक इकाई आयतन में उसका द्रव्यमान क्या है, ये देखा जाता है। यदि घनत्व को मैं यदि अपने रूप में बताऊं कि एक इकाई आयतन में, ठीक है, आयतन की जो क्षेत्रफल वो है क्यूब, मीटर क्यूब, एक इकाई आयतन में उस पदार्थ का, जो पदार्थ आप लेते हैं उसका द्रव्यमान कितना है, तो वो देखा जाता है। तो घनत्व को कह सकते हैं इकाई आयतन प्रति इकाई आयतन, प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान, प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान, ये होता है। प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। घनत्व होता है कि एक जो आयतन है, एक इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान है उसका। द्रव्यमान की इकाई क्या है, ग्राम है, और इस आयतन की इकाई मीटर क्यूब है। तो कह सकते हैं घनत्व बराबर क्या हो सकता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना, प्रति इकाई, द्रव्यमान प्रति आयतन, प्रति इकाई आयतन की बात करते हैं। तो इसकी इकाई है ग्राम और इसकी इकाई मीटर क्यूब, ये है इस घनत्व की इकाई, ये घनत्व की इकाई होती है। अब आपका बात कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व नापता है या अपेक्षित घनत्व नापता है, उसको देखना जरूरी है। ये इलेक्ट्रोलाइट, विलयन, जो भी तरल पदार्थ का उसका अपेक्षित घनत्व नापता है। अपेक्षित घनत्व क्या होगा, उसका उस वस्तु का घनत्व को पानी के घनत्व से आयतन का अनुपात देखते हैं। क्या देखेंगे कि वस्तु का घनत्व और पानी का घनत्व कितना लेंगे, कितने डिग्री पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व कितना होगा, उससे उस पदार्थ के घनत्व का अनुपात देखते हैं कि कितने अनुपात में ज़्यादा है या कितने इसके अनुपात से कम है, ज़्यादा है। तो अपेक्षित घनत्व की बात करें, अपेक्षित घनत्व की बात की जाए तो कह सकते हैं इसका की अपेक्षित घनत्व क्या है कि पानी के घनत्व से उस पदार्थ के घनत्व का अनुपात देखते हैं। तो पानी का घनत्व क्या देखेंगे, इसमें अपेक्षित घनत्व क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं। तो कोई भी पदार्थ का या वस्तु का घनत्व, वस्तु का या पदार्थ का घनत्व देखते हैं या घनत्व, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व है, पानी का घनत्व, इस दोनों का अनुपात देखते हैं। अब देखो ये क्या है, अनुपात है, ये क्या है, अनुपात है। तो इसकी कोई इकाई यूनिट, इसकी यूनिट नहीं होती है, नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। और यही बताता है ये हाइड्रोमीटर पानी के घनत्व से उस पदार्थ जो इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया उसका घनत्व का अनुपात बताता है कि कितने अनुपात है इसका, कम है या ज़्यादा है। समझ गए, ये तो थी इस अपेक्षित घनत्व की बात कि पानी के अनुपात से उस वस्तु का घनत्व कितना अनुपात में है। और यही बताता है यदि घनत्व ज़्यादा होगा बैटरी चार्ज होती जाएगी, घनत्व कम है तो बैटरी डिस्चार्ज होती जाएगी, घनत्व कम होता जाएगा तो पानी मिल जाएगा, बैटरी बिल्कुल डेड हो जाएगी। तो उस घनत्व को बताता है इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व पानी के घनत्व से कितना है। अब दूसरी जो चार्ज की आवेशन की जो आपको जांच करने की आवश्यकता है वो एक दूसरे इंस्ट्रूमेंट से करते हैं। किससे, दूसरे इंस्ट्रूमेंट से उसको जांच करते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट था आपका हाइड्रोमीटर, जो बैटरी के तरल पदार्थ इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व नापता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है, और ये आपने इसको डायग्राम देखा। दूसरा आता है अपने पास
दूसरा आता है हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर आता है। क्या आता है? हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर आता है। उससे बैटरी की चार्ज अवस्था की जांच कैसे कर सकते हैं? क्या आएगा? हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर, ये आता है। हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर आता है। उच्च दर पर उच्च, इसको हिंदी में लिखिए, उच्च रेट का दर विसर्जक सेल परीक्षक, उच्च दर विसर्जक सेल परीक्षक टेस्टर को जांच, ये बोल सकते हैं। देखो ये है, तो इसका हिंदी शब्द है उच्च दर विसर्जक सेल परीक्षक, या सेल परीक्षक का नाम आएगा तो इसमें उच्च दर विसर्जक परीक्षक भी होता है। ये क्या है इसके बारे में पहले आप देखो इसकी विशेषता, फिर आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये क्या है? एक विशेष प्रकार का, क्या है? विशेष प्रकार का वोल्ट मीटर है, बस ये और कुछ नहीं है। वोल्ट मीटर होता है, विशेष प्रकार का वोल्ट मीटर होता है। अब इसके क्या, मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ इसका कुछ डायग्राम दिखाऊँ आपको। क्या है कि इसके दो टर्मिनल होंगे, एक टर्मिनल ये होगा, एक टर्मिनल ये होगा, बाकी कुछ नहीं। इसके अंदर दो टर्मिनल होंगे ये, और एक इसके अंदर वोल्ट मीटर होगा। आपको दिखाता हूँ, ये माना कि वोल्ट मीटर है, ये लकड़ी का हैंडल होता है, इसके ऊपर लकड़ी का हैंडल होगा, यहाँ इसका डायल होगा। क्या होगा? यहाँ डायल होगा, यहाँ पॉइंटर होगा, और ये पॉइंटर बताएगा कितने वोल्टेज है। यहाँ डायल होगा, कुछ नहीं है। अब यहाँ क्या होगा? एक बल्ब लगा होगा दोनों टर्मिनल के बीच में, और एक हाई रेजिस्टेंस लगा होता है, और कुछ नहीं। तो लोड होता है इसके ऊपर, ऐसे मान लो एक हाई रेजिस्टेंस लगा होता है जो बैटरी को शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है। ये क्या करता है? ये बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं। जैसे बैटरी के एक टर्मिनल, मैं बैटरी यहाँ लगा देता हूँ, ये बैटरी माना कि ये बैटरी आपकी, ठीक है। इसका एक टर्मिनल ये है और इसका एक टर्मिनल ये है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब इस टर्मिनल के ऊपर सीधा आता है, ये क्या है? बैटरी है आपकी। काम कैसे करता है? दोनों टर्मिनल पर, इसमें से कोई एडजस्टमेंट होता है इसमें कुछ, दोनों टर्मिनल पर ये बैटरी के, तो इसके दो टर्मिनल होते हैं। इस हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर के टर्मिनल होते हैं, बैटरी के दोनों टर्मिनल पर ये रखा जाता है। अब बताओ, बैटरी के दोनों टर्मिनल, ये रेजिस्टेंस से धारा प्रवाहित होगी, ये बल्ब जलेगा, और ये वोल्टमीटर बताएगा कि इसमें कितना वोल्टेज बैटरी का, प्रत्येक प्रति सेल का बैटरी का वोल्टेज कितना है। ठीक है, इस प्रकार की ये विशेष प्रकार। लेकिन इसको लगातार यदि कंटिन्यू रखेंगे तो क्या करेगा? लगातार यदि कंटिन्यू इसमें रख भी देंगे तो बैटरी को डिस्चार्ज करेगा, बैटरी को लोड बन जाएगा। लोड तो ही बैटरी के ऊपर एक प्रकार का लोड बन जाएगा और बैटरी को डिस्चार्ज कर देगा, क्योंकि ये एक सेल को डिस्चार्ज करता है। इसलिए बैटरी पर अधिक देर तक इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, सबसे ज़्यादा हिदायत दी जाती है। तो इसके टर्मिनल पे क्या होगा? याद रखें, इसके टर्मिनल पे एक बल्ब होगा और एक रेजिस्टेंस होगा, बस ये होगा आपका हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर हो गया। दो टर्मिनल होंगे, एक वोल्टमीटर होगा, एक हैंडल होगा। इसका यूज बैटरी के दोनों टर्मिनल पर, दोनों टर्मिनल रखे जाते हैं। ये वोल्टमीटर बताता है कि इस बैटरी में कितना वोल्टेज है, और इसको अधिक देर तक प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बैटरी पर लोड बन जाता है और बैटरी को चार्ज कर और डिस्चार्ज करता है, इसलिए लगातार प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये तो थी दोस्तों आपको बैटरी की चार्जिंग अवस्था की जांच करने की कुछ टेस्ट थे, जिसमें एक था आपका हाइड्रोमीटर और एक था हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर। अब पूछा जाए आपसे, दोनों विधियों में से अधिक विश्वसनीय विधि कौन सी है? तो यही विधि अधिक विश्वसनीय है, इसको आप विश्वसनीय मान सकते हो। दोनों विधियों में से सबसे अधिक विश्वसनीय ये है, इसका अधिक प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये एक्यूरेट वोल्टेज बताता है। वो क्या करता है? हाइड्रोमीटर में से क्या अपेक्षित घनत्व के मान ऊंचे, आप रीडिंग लेने में गलती कर सकते हो, ये बिल्कुल कुछ त्रुटियां हो सकती हैं वहाँ पे। ये बिल्कुल एग्जैक्ट वोल्टेज बताता है कि बैटरी में वोल्टेज का मान कितना है, समझ गए? तो इसको अधिक विश्वसनीय माना जाता है। अब आपको ये बताता हूँ कि इस दोनों में उसने नापा, हाइड्रोमीटर ने क्या नापा? तो उसने अपेक्षित घनत्व, और इसने क्या नापा? वोल्टेज। अब दोनों की कंडीशन बताता हूँ कि बैटरी की फुल चार्ज अवस्था में वोल्टेज का मान क्या होगा, बैटरी की डिस्चार्ज अवस्था में वोल्टेज का मान क्या होगा, बैटरी की फुल चार्ज अवस्था में अपेक्षित घनत्व का मान क्या होगा, बैटरी की हाफ चार्ज कंडीशन में बैटरी का अपेक्षित घनत्व क्या होगा, उसकी और चर्चा कर लेते हैं, जो परीक्षा में काफ़ी बार आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इसकी बात करता हूँ। तो क्या कर सकते हैं? बैटरी की चार्जिंग अवस्थाएं, ठीक है ना, बैटरी की चार्ज अवस्था की ये देखना है कि बैटरी चार्ज हुई या नहीं हुई।
ये देखना बैटरी चार्ज हो रही है या नहीं हो रही, उसकी बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आता है फुल, मैं 3 कंडीशन लेता हूँ। पहली कंडीशन लेता हूँ आपकी फुल चार्ज। फुल चार्ज कंडीशन की बात करता हूँ। फुल चार्ज कंडीशन आपको कैसे पता लगेगा बैटरी फुल चार्ज हो सकी है? तो बैटरी का जो सेल वोल्टेज होगा, एक सेल का वोल्टेज होगा, बैटरी के सेल वोल्टेज की बात करें 2.2 वोल्ट, याद करना बात, 2.2 वोल्ट पर सेल होगा, क्योंकि बैटरी 2 या 2 से अधिक सेलों से जुड़कर बनी होती है। 2 या 2 से अधिक सेलों को संयोजित कर दिया जाता है तो बैटरी हो जाती है, बैटरी बन जाती है। तो एक सेल का वोल्टेज कितना होना चाहिए यदि बैटरी फुल चार्ज है? तो 2.2, इसका मतलब ये हो सकता है 2.20 वोल्ट। एक सेल का वोल्टेज क्या होगा? 2.20 वोल्ट। लिख सकते हैं बैटरी में ईएमएफ का मान 2.2 वोल्ट पर सेल होता है। ये फुल चार्ज कंडीशन की बात आती है। अब इलेक्ट्रोलाइट, विलियन इलेक्ट्रोलाइट, जो उसमें तरल पदार्थ डाला जाता है, उसकी बात करता हूँ। विलियन का आपेक्षिक घनत्व कितना होगा? आपेक्षिक घनत्व की यदि बात की जाए तो कितना होना चाहिए? अब देखो आपेक्षिक घनत्व, मैंने आपको इसकी कोई इकाई नहीं थी, ये कौन बताएगा? हाइड्रोमीटर द्वारा जो रीडिंग आएगी उसका मान 1.25 से 1.28। कहने का मतलब यदि डायल यदि पॉइंट में नहीं है तो 1250 से कितनी? 1250 से 1280 तक होता है। ये अपेक्षित घनत्व का मान इतना होता है। कब? बैटरी जब फुल चार्ज होती है तब। ठीक है, उसके बाद आप कैसे, ये तो 2 तो हो गई, ये कौन बताएगा? ये हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर बताएगा, ये आपका हाइड्रोमीटर बताएगा। और दोनों कंडीशन आपको, दोनों जांच आपको बताई थी। अब उसके बाद में आप क्या देख सकते हो? उसके बाद में आप प्लेटों का रंग देख सकते हो, जो कि एक विश्वसनीय नहीं। प्लेट का रंग देख के आप जांच कर सकते हो प्लेट का रंग कैसा होता है। देखो अब आपको बताता हूँ कि बैटरी की फुल चार्ज अवस्था में प्लेट का रंग कैसा होगा। एक तो पॉजिटिव प्लेट होगी जिसको एनोड प्लेट बोल सकते हैं, एक नेगेटिव प्लेट होगी जिसको कैथोड प्लेट बोल सकते हैं। एनोड का मतलब पॉजिटिव प्लेट का रंग भूरा चॉकलेटी हो जाता है। रंग की प्लेट रंग की यदि बात की जाए तो पॉजिटिव प्लेट की बात की जाए, कौन से की? पॉजिटिव प्लेट की यदि बात की जाए तो भूरा चॉकलेटी रंग होता है। और नेगेटिव प्लेट की बात की जाए, तो क्या होगा? स्लेटी रंग होगा। याद रखना बात, नेगेटिव प्लेट की बात की जाए तो स्लेटी रंग होगा और पॉजिटिव प्लेट की बात की जाए तो भूरा चॉकलेटी रंग होगा। उसके बाद आप बैटरी के जो छिद्र होते हैं जिनमें से गैस निकलती है, उसमें आप गैस को देखकर, इसमें गैस निकलती दिखाई देगी आप लोगों को, गैस को देखकर आप बैटरी की पहचान कर सकते हो। उसमें गैस के बुलबुले, मतलब कि गैस के बुलबुले लगातार देखेंगे। बैटरी में से देखो कि गैस के बुलबुले देखेंगे, गैस निकलते, वहाँ बुलबुले दिखेंगे आपको लगातार कंटिन्यू निकलते देखिए, इसका मतलब बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है। लगातार गैस के बुलबुले निकल रहे थे, बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है। ये गैस क्यों बनती है? ये मैंने आपको लेड एसिड बैटरी पढ़ाई तब बताया था कि गैस कहाँ से, कौन सी रिएक्शन होगी, गैस बनेगी, फिर क्या होगा, एनोड कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, सब बताया था आप लोगों को, देखा होगा, आपको ध्यान होगा। तो इससे आप ये देखकर बता सकते हो कि बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है। 4 कंडीशन है कि तो वोल्टेज देखकर, आपेक्षिक घनत्व, बैटरी के प्लेट का रंग, और दूसरी बात गैस के बुलबुले देखकर आप बता सकते हो। ये तो थी बात इसकी। अब मैं हाफ चार्ज की बात करूँ, ये फुल चार्ज की कंडीशन आपको बताई, हाफ चार्ज की यदि बात की जाए उसके बाद डिस्चार्ज की बात करेंगे। हाफ चार्ज, आधी चार्ज हो चुकी है बैटरी, तो कैसे पहचान करोगे आप लोगों की बैटरी चार्ज हो चुकी है? बैटरी चार्ज, हाफ चार्ज है बैटरी चार्ज। हाफ चार्ज कंडीशन की यदि बात की जाए, हाफ चार्ज अवस्था की बात की जाए, तो बैटरी में वोल्टेज का मान, कौन से वोल्ट, ईएमएफ का मान की बात की जाए, ईएमएफ क्या होगा? पर सेल का ईएमएफ। एक सेल की ईएमएफ की बात की जाए तो 2.2 वोल्टेज होते हैं। तो इससे क्या होगा? 2.20 से, मतलब 2 वोल्टेज से 2.15 वोल्ट पर सेल होता है। याद करना बात, 2 वोल्टेज से 2.15, ये आगे 2.20 मैंने इसे लिखा था, 2.20 या 2.15 से के बीच होता है। ऐसे मान लो कि बैटरी फुल चार्ज नहीं है, बैटरी हाफ चार्ज है। समझ गए? ये तो थी आपको ईएमएफ। ये कौन बताएगा? ये हाइड्रोमीटर बताएगा, ये हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर बताएगा आप लोगों को। अब हाइड्रोमीटर की रीडिंग देखें तो क्या मिलेगा? हाइड्रोमीटर क्या दिखाएगा? आपेक्षित घनत्व की बात करते हैं। किसकी? आपेक्षित घनत्व। हाइड्रोमीटर की रीडिंग देखते हैं तो क्या बताता है? आपेक्षित घनत्व क्या बताएगा आप लोगों को? ये बताएगा कि 1.20 से 1.25 ये होता है। इसका मतलब 1200 से, यदि पॉइंट में नहीं आता है तो 1250 के बीच होती है, तो बैटरी हाफ चार्ज है।
1250 से ले जाएगी तो कह सकते हो देखो मैंने 1250 लिखा था उसका, 1250 उसका लिखा था, 1250 से 1280 लिखा था मैंने आपको उसका, तो 1280 तक तो लेकिन इससे कम रहेगी तो क्या कहेंगे बैटरी हाफ चार्ज हो चुकी है और बैटरी में गैस के बुलबुले कम हो जाएंगे, प्लेट का रंग कुछ परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल प्योर स्लेटी रंग की नहीं होगी, हल्के रंग की चॉकलेट रंग की भी पूरी नहीं होगी। ये कंडीशन आप बैटरी की हाफ चार्ज कंडीशन बता सकते हो। लेकिन ये बैटरी डेड हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो कंडीशन क्या रहेगी? ठीक है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो कंडीशन क्या रहेगी? अब देखेंगे डिस्चार्ज बैटरी की बात। डिस्चार्ज कंडीशन दो चीजें आपको मिलेंगी, एक हाइड्रोमेट्रिक रीडिंग मिलेगी, एक हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर रीडिंग मिलेगी। तो यहाँ वोल्टेज का मान क्या होगा? 2 वोल्ट पर सेल, 2 वोल्ट पर सेल से कम होगा। 1.818 भी हो सकता है, ठीक है, 2 वोल्ट से 1.18 हो सकता है, मतलब कि इससे कम होगा। बैटरी डेड हो जाएगी तो 1.1.5 वोल्ट के करीब डेड वोल्टेज होगा तो बैटरी डेड हो जाएगी, समझ गए? 1.18 मतलब 2 वोल्टेज से कम होगा तो ऐसे मालूम कि बैटरी डिस्चार्ज है भी, फिलहाल बैटरी को चार्ज करने की आवश्यकता है, 2 वोल्ट से कम होगा तो। अब अपेक्षित घनत्व की बात की जाए, जो हाइड्रोमेट्रिक रीडिंग देता है उसकी बात की जाए तो 1.18 से 1 अपेक्षित घनत्व की बात की जाए, इसकी बात की जाए इसमें तो 1.18 1180, इसको कहेंगे 1180 की बात की जाए, ठीक है ना, 1180 से कम होता है, ऐसे मान लो 1180 या इससे कम होता है, से कम हो जाए तो बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। और 1.15 1150 के लगभग आ जाए तो ऐसे मान लो कि बैटरी बिल्कुल डेड हो चुकी है, कोई काम करने वाली नहीं है। ये तो थी दोस्तों आपको बैटरी की चार्ज करने की विधियाँ, चार्ज करने की जांच के जो उपकरण और चार्ज की अवस्थाएं, जो कि एक कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से लगभग देखा जाए तो एक क्वेश्चन अवश्य मिलने की संभावना रहती है, अवश्य छपने की संभावना रहती है, इसलिए दोस्तों टॉपिक इम्पोर्टेंट है। बस अब ऐसे मान लो कि साइलेंट बैटरी का टॉपिक ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया हो या आपको कुछ त्रुटि नजर आई हो तो मेरे को कमेंट्स में लिख के बताना, और आपको वीडियो अच्छा लगे और आपको समझ में आएगा तो वो भी कमेंट्स में लिख के बताना कि आप लोगों को इस वीडियो से कितना सीखने को मिला है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, थैंक यू, धन्यवाद।